जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइना और ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो चाइना और ताइवान ईस्ट एशिया में स्थित दो देश है और ये दो देश के बीच में से गुजरता है 130 किलोमीटर का पतला सा एक पानी का रास्ता, जिसको हम ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। तो यही ताइवान स्ट्रेट के एक तरफ सुपर पावर चाइना और दूसरी तरफ ताइवान की डेमोक्रेसी। तो आज के टाइम में ये जो ताइवान स्टेट है, दो कंट्री के बीच एक जियोग्राफिकल सेपरेशन नहीं है। ये आज के टाइम में एक आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और फ्यूचर का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही समझने की कोशिश करेंगे तो ताइवान स्टेट कैसे चाइना और ताइवान के बीच में एक बैटलफील्ड बना और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में चाइना और ताइवान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस फ्लैश पॉइंट क्यों माना जाता है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग चाइना और ताइवान की जो हिस्ट्री है वो प्री हिस्ट्री एरा से शुरू करेंगे और आज के टाइम में यानी 21st सेंचुरी तक चाइना और ताइवान की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और चाइना और ताइवान के बीच का जो पॉलिटिकल रिलेशन है और जो जियोपॉलिटिक्स है वो कैसे धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व हुआ, इन सारे टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करेंगे प्री हिस्ट्री एरा से। प्री हिस्ट्री एरा मतलब 3000 BCE से। तो 3000 BCE में ताइवान के अंदर ताइवान की इंडिजिनस लोग रहते थे। तो ताइवान की जो कहानी है, ये कहानी चाइना से बहुत पहले शुरू होती है। चाइना की कहानी से बहुत साल पहले यानी 3 से 4000 साल पहले शुरू होता है। तो उस टाइम प्री हिस्ट्री एरा में ताइवान के अंदर ऑस्ट्रोनेशियन लोग रहते थे, जो लोग पॉलिनेशिया, फिलीपींस और मादागास्कर तक फैली हुई थी, जिन लोगों के पास एक मैरीटाइम सिविलाइजेशन थी और ताइवान के अंदर वो लोग सेटल हुए थे। तो ये जो ऑस्ट्रोनेशियन जो लोग थे, ये लोग नेविगेशन में बहुत ज़्यादा माहिर थे, जिनको फॉर्मोसन इंडिजिनस पीपल्स भी बोला जाता था, क्योंकि प्री हिस्ट्री एरा में ताइवान को फॉर्मोसा बोला जाता था। फॉर्मोसा यानी ताइवान के अंदर जो लोग इंडिजिनस लोग रहते थे उसको भी फॉर्मोसन इंडिजिनस पीपल बोला जाता था। और ये जो ऑस्ट्रोनेशियन जो लोग थे, ये फैमिली बना के रहते थे और उनका एक अलग लैंग्वेज था, अलग कल्चर भी था। और ये जो ऑस्ट्रोनेशियन वर्ल्ड का जो फाउंडेशन है, यही ताइवान को ही ऑस्ट्रोनेशियन वर्ल्ड का फाउंडेशन माना जाता है। और इस वक्त तक यानी प्री हिस्ट्री एरा में ताइवान के साथ चाइना का कोई भी कनेक्शन नहीं था। यानी इस वक्त तक ताइवान पर चाइना का कोई भी, चाइना मतलब मेनलैंड चाइना का कोई भी प्रभाव नहीं था और ना कोई मेनलैंड चाइना का जो कोई भी डायनेस्टी ताइवान को रूल करता था। तो प्री हिस्ट्री एरा में ताइवान पूर्ण रूप से चाइना से अलग था। तो अब आते हैं 1271 में। 1271 में क्या हुआ? 1271 में पहली बार हान चाइनीज लोगों के साथ ताइवान के अंदर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थे उनका कांटेक्ट हुआ। कैसे? तो 1271 में क्या हुआ? चाइना के अंदर वन डायनेस्टी जो है वो पावर में आई। तो ये वन डायनेस्टी कौन है? ये वन डायनेस्टी था मंगोल लेड डायनेस्टी, यानी मंगोलों के द्वारा बनाया गया ये डायनेस्टी था। इनका जो लीडर था उस टाइम, उनका नाम था कुबलाई खां। कुबलाई खां ने मेनलैंड चाइना के अंदर ये वन डायनेस्टी का प्रतिष्ठा किया था। और ये जो कुबलाई खां थे, ये चेंगिस खां की ग्रैंडसन थे। तो एक तरीके से 1200 में क्या हुआ? जब मेनलैंड चाइना पर मंगोल लेड वन डायनेस्टी का राज बना, तब पहली बार चाइनीज एक्सप्लोरर्स ताइवान के तटों पे पहुंचा। क्यों पहुंचा? ट्रेड करने के लिए। तो यानी वन डायनेस्टी के टाइम में हान चाइनीज जो ट्रेडर्स थे वो लोग ताइवान के समुद्री तटों में पहुंचा ट्रेड करने के लिए, और उनका बस एक ही टारगेट था कि ट्रेड करना, ना कि गवर्नेंस करना। तो उनका ताइवान को कब्जाना, उनके ऊपर शासन करना, ऐसा कोई टारगेट नहीं था। बस ट्रेड करने के लिए वो लोग पहुंचे थे। और मेनलैंड चाइना का डायरेक्ट पॉलिटिकल जो कंट्रोल था वो भी बिल्कुल नहीं था ताइवान के ऊपर, क्योंकि उन लोगों का पर्पस ही था बस ट्रेड करना। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई झगड़ा वो लोग नहीं करने गए थे उस टाइम। अब वन डायनेस्टी में 1271 में मेनलैंड चाइना के अंदर पावर में आया और 1368 तक यानी 1368 तक चाइना के अंदर, मेनलैंड चाइना के अंदर रूल किया।
तो इसके बाद क्या क्या होता है, इसके बाद 1368 के बाद चाइना, मेनलैंड चाइना के अंदर वुहान डायनेस्टी के बाद आता है मिंग डायनेस्टी। ये जो मिंग डायनेस्टी था, ये मिंग डायनेस्टी हान चाइनीज ने बनाया था। तो वुहान डायनेस्टी जो था वो मंगोलों का डायनेस्टी था। उसके बाद मेनलैंड चाइना के अंदर 1368 के बाद मिंग डायनेस्टी पावर में आया और चाइना के मेनलैंड चाइना को शासन किया 1644 तक। 1368 से 1644 तक मिंग डायनेस्टी ने मेनलैंड चाइना को शासन किया। तो उस वक्त जो शासन कर रहा था मेनलैंड चाइना को, वो एकदम हान चाइनीज लोग थे, यानी मिंग डायनेस्टी हान चाइनीज लोगों से बनाया गया एक डायनेस्टी था। तो ये हो गया वुहान डायनेस्टी। उसके बाद मिंग डायनेस्टी। तो मिंग डायनेस्टी को लेके हम बाद में भी बात करेंगे। तो अब इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे यूरोपियन अराइव्स को, यानी उसके बाद जो 17th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, दुनिया के अंदर जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो फैल गए और दुनिया की अलग अलग देशों को कब्जा करने लगा और उनके साथ ट्रेड करने लगा। तो उनके नज़र में ताइवान भी था। तो 17th सेंचुरी में 1624 आते आते क्या हुआ, डच जो ट्रेडर्स थे, यानी डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, वो आके ताइवान पहुंचा और ताइवान के जो साउदर्न पार्ट था उस पर कब्जा कर लिया और अपना दबदबा वहाँ पे बना लिया और अपना कॉलोनी भी बना लिया। उसके बाद 1626 में, यानी 2 साल बाद 1626 में जो स्पेनिश ट्रेडर थे वो लोग भी ताइवान पहुंचा और ताइवान की जो नॉर्दर्न पार्ट है उस पर कब्जा करके वहाँ पे कॉलोनी बना लिया। तो ये जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ताइवान के अंदर शुरू हुआ, यही पहली बार था जब ताइवान ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना। तो यूरोपियंस ने ताइवान के अंदर क्या क्या किया, पोर्ट्स बनाए, मिशनरी सेंटर खोले, फिर ट्रेड का जो नेटवर्क है उसको फैलाया, उसको बिल्ड किया। और इसके साथ इंडिजिनस लोग जो थे ताइवान के अंदर, यानी ऑस्ट्रोनेशियन लोग जो थे, उनके साथ उनका यानी यूरोपियंस का क्लैश भी होना शुरू हो गया। तो 1642 आते आते क्या हो गया, 1642 आते आते डच ने क्या किया, डच जो ट्रेडर्स थे वो ताइवान के अंदर से स्पेनिश जो ट्रेडर्स थे उनको युद्ध में हरा के भगा दिया और ज़्यादातर ताइवान की हिस्से में पूरा का पूरा डच का कब्जा हो गया। तो जब ये डच का कब्जा ताइवान के अंदर हुआ, उस टाइम मेनलैंड चाइना में कौन शासन कर रहा था, मिंग डायनेस्टी, यानी हान चाइनीज लोग शासन कर रहे थे चाइना के अंदर। तो डच लोगों ने क्या किया, ये डच ट्रेडर्स ने उस मिंग डायनेस्टी यानी हान चाइनीज लोगों को ये परमिशन दे दिया कि आप लोग यानी हान चाइनीज लोग ताइवान के अंदर आ सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और ताइवान के अंदर सेटल भी कर सकते हो। तो ये परमिशन डच ट्रेडर्स ने मिंग डायनेस्टी यानी मेनलैंड चाइना के लोगों को दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे हान चाइनीज लोग ताइवान के अंदर आए, ट्रेड किए और बहुत सारे लोग ताइवान के अंदर सेटल भी हो गए। तो ऐसे ही एक हान चाइनीज था जिसका नाम था जेन चेंगोंग, जो बाद में कॉक्सिंगा नाम से फेमस हुआ। तो ये इंसान जो था ये भी हान चाइनीज था और मेनलैंड चाइना से ताइवान आया था। ताइवान आने के बाद वहाँ पे सेटल हुआ था। तो और ये जो था, ये बंदा मिंग डायनेस्टी जो था उनका बहुत ही लॉयल था, उनकी आदमी थे। तो अब क्या होता है, अब इसके बीच 1644 के बाद क्या हो जाता है, तो मेनलैंड चाइना के अंदर जो मिंग डायनेस्टी है वो कमजोर पड़ जाता है और मेनलैंड चाइना के अंदर जो जिंग डायनेस्टी है, जिंग डायनेस्टी क्या है, जिंग डायनेस्टी जो चाइना के अंदर जो मंचूरियन करके जो एरिया है वहाँ का जो मंचू लोग हैं उनका डायनेस्टी था। उन लोगों ने, वही मंचू लोगों ने पूरा का पूरा चाइना के ऊपर कब्जा करके चाइना के ऊपर मिंग डायनेस्टी का स्थापना कर दिया। और इनके जब ये काम हुआ मेनलैंड चाइना के अंदर, उस वक्त ताइवान में क्या हो रहा था, उस वक्त ताइवान में ये हो रहा था, जो कॉक्सिंगा था यानी जो मिंग डायनेस्टी का एक लॉयल इंसान था जो ताइवान के अंदर बहुत पहले आ चुका था, उन्होंने क्या किया, ताइवान के अंदर से जो डच लोग थे, जो डच ट्रेडर्स थे, उनको हराया। यानी कॉक्सिंगा जो था ये एक लीडर था, एक लेजेंडरी फिगर था और एक फाइटर भी था। उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, अपना फाइटर को जुगाड़ किए और जो डच लोग थे उनको, डच जो ट्रेडर्स थे उनको मार के ताइवान से भगा दिया और पूरा का पूरा ताइवान को कब्जा करके ताइवान के अंदर किंगडम ऑफ टुंगनिंग स्थापन किया। तो और इसी वक्त मेनलैंड चाइना से मिंग डायनेस्टी कमजोर पड़ गया, वहाँ पे जिंग डायनेस्टी आ गया और जो मिंग डायनेस्टी के जो लोग थे वो लोग यहाँ पे आ गया ताइवान के अंदर और किंगडम ऑफ टुंगनिंग स्थापित हुआ।
जो कि ताइवान के अंदर पहला हान चाइनीज पॉलिटिकल रेजिम था। ये चीज़ हमें याद रखनी है। जो कॉक्सिंगा है, ये कॉक्सिंगा ताइवान के अंदर सब पहला इंसान था जो हान चाइनीज लोगों की पॉलिटिकल जो पावर है, जो पॉलिटिकल रेजिम है, उसकी स्थापना किया था ताइवान के अंदर। फिर क्या, टुंगनिंग का पर्पस सिर्फ यही था कि मेनलैंड चाइना के अंदर जब वो मिंग डायनेस्टी को हरा के कब्जा कर लिया मेनलैंड चाइना को, उसके बाद ये टुंगनिंग किंगडम की स्थापना हुआ ताइवान के अंदर। उनका एक ही मकसद था कि मेनलैंड चाइना से जिंग डायनेस्टी को हटाना और उसके जगह पे फिर से मिंग डायनेस्टी को लेके आना, और इसके लिए ताइवान उनके लिए एक सेफ बेस बन गया। ये हो गया ताइवान की कहानी। और इसके साथ मेनलैंड चाइना में क्या चल रहा था, मेनलैंड चाइना में जिंग डायनेस्टी आ गया था 1683 में, और ये 1895 तक यानी 1895 तक मेनलैंड चाइना के ऊपर राज किया। और उसके वजह से क्या हुआ, 1683 में जो जिंग एम्पायर जो था वो उन्होंने क्या किया, 1683 आते आते ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया, और जो टुंगनिंग जो किंगडम बना था ताइवान के अंदर, उसको हरा के पूरा का पूरा ताइवान को ही चाइनीज इंपीरियल फ्रंटियर का पार्ट बना लिया, यानी चाइना का ही पार्ट बना लिया पूरा का पूरा ताइवान को। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यही है कि जो जिंग रूलर्स थे वो ताइवान को मेनलैंड चाइना के पार्ट तो बना लिए, कब्जा भी कर लिए, लेकिन इंटीग्रेट नहीं किया मेनलैंड चाइना के साथ। यानी उसको चाइना का ही पार्ट है, लेकिन वो एक फ्रंटियर टेरिटरी करके रह गया, पेरिफेरल फ्रंटियर टेरिटरी बन के ही ताइवान रह गया। और जो इसके वजह से क्या हुआ, एक तो मेनलैंड चाइना का पार्ट नहीं बना, ऊपर से ताइवान के अंदर कोई खुद का गवर्नमेंट नहीं था, खुद का शासक नहीं था, खुद का डायनेस्टी नहीं था, और नेटिव लोग और जो हान चाइनीज सेटलर था ताइवान के अंदर, उन लोगों के बीच में कॉन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस्ड और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये चल रहा था जिंग डायनेस्टी मेनलैंड चाइना के अंदर और ताइवान के अंदर भी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है जापान। तो 19th सेंचुरी के एंड तक एक नया पावर जो दुनिया के सामने उभर के आया वो हुआ जापान, जो कि मॉडर्न था, मॉडर्न मिलिटराइज्ड पावर से फैला हुआ था, और उनका इस देश का एम्बिशन बहुत बड़ा था कि दुनिया के ऊपर राज करना। तो इसके चलते क्या हुआ, जापान ने 1894 में चाइना के ऊपर अटैक कर दिया, और फास्ट साइनो जापानीज वॉर हुआ जो कि 1 साल तक चला, यानी 1894 से 1895 तक चला। और इस जंग के अंदर जो जिंग एम्पायर था वो बुरी तरीके से हार गया जापान के साथ हार गया, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सिमोनोस्की साइन हुआ। इस ट्रीटी के दौरान क्या हुआ, इस ट्रीटी के साथ ही ताइवान जो था वो ताइवान 50 साल के लिए जापान के पास चला गया और जापान की कॉलोनी बन गया, और छोटे मोटे हिस्से मेनलैंड चाइना के वो जापान के पास चला गया, जापान के कंट्रोल में चला गया। तो एक तरीके का मान लीजिए फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर के बाद ताइवान पर जापानीज कॉलोनियल रूल का शुरू हो चुका था। तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये जापानीज कॉलोनियल रूल ताइवान के अंदर शुरू हुआ, उसके बाद ताइवान की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हेवी सप्रेशन हुआ। क्योंकि जब जापान ने ताइवान के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद ताइवान के अंदर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन और हान चाइनीज सेटलर जो थे वो लोग जापान के खिलाफ आवाज़ उठाए, और उसको दबाने के लिए जापान ने बहुत ज़्यादा हेवी सप्रेशन किया। जितना भी रेजिस्टेंस मूवमेंट हुआ था उसको क्रैक डाउन किया। उसके बाद जापान ने क्या किया, जापान ने सोचा कि ताइवान को एक मॉडर्न कॉलोनियल एरिया बनाते हैं। उसके बाद जापान ने ताइवान के अंदर रेलवे बनाया, रोड बनाया, पोर्ट्स बनाए, एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किए, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। ये सारे कुछ जापान ने ताइवान के अंदर किया। ताइवान मॉडर्न तो बन रहा था, लेकिन यहाँ का जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ थे और जो हान ताइवानीज थे, यानी जो हान चाइनीज लोग ताइवान के अंदर आके बैठ गए थे, ये दोनों के कल्चर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, इनका पॉलिटिकल राइट के ऊपर बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। तो ये चल रहा था जापान की कॉलोनियल रूल ताइवान के ऊपर। अब क्या हुआ, ताइवान तो सफ़र कर ही रहा था, इसके बाद मेनलैंड चाइना भी सफ़र करने लगे। कब, 1937 आते 1937 में क्या हुआ, सेकेंड साइनो जापानीज वॉर हुआ, यानी जापान फिर से एक बार अटैक कर दिया और मेनलैंड चाइना के ऊपर अटैक कर दिया। जब
जब ताइवान जापान के अंडर डेवलप हो रहा था, उसी टाइम मेनलैंड चाइना का एक नाइटमेयर फिर से शुरू हो गया, जो कि सेकेंड साइनो जापानीज वॉर जिसको हम बोलते हैं। इसमें जापान ने फिर से मेनलैंड चाइना को अटैक किया और बहुत सारे लोगों की मौत हुई और नानजिंग मैसाकर हुआ, जहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। बहुत सारा अत्याचार हुआ चाइना के आम लोगों के ऊपर। और एक तरीके का ये जो नानजिंग मैसाकर था, ये चाइना के लिए और चाइनीज़ सोसाइटी के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बन गया, और यही ट्रॉमा बाद में चाइना की ताकत भी बन गया। ये जो जंग के टाइम, सेकेंड साइनो जापानीज वॉर के टाइम चाइनीज़ लोगों का जो सफरिंग्स था मेनलैंड चाइना की, वही आज के टाइम में मेनलैंड चाइना की लोगों की जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है उसका वजह बन गया। तो आज के टाइम में जो हम लोग जब चाइनीज़ लोगों को देखते हैं, ये लोग अल्ट्रा नेशनलिज्म फॉलो करता है, ये देश के लिए एकदम नेशनलिस्ट है हर एक चाइनीज़। तो इसका कारण यही था कि जब नानजिंग मैसाकर और जापान का अटैक चाइना के ऊपर हुआ था, तो उस टाइम चाइना के लोगों का कोई भी सिविल राइट नहीं था, ह्यूमन राइट्स नहीं था, कोई भी अधिकार, सारे अधिकार छीन लिए गए थे और बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, बहुत लोगों को मार दिया गया था। उसी को याद करके चाइना हमेशा खुद को नेशनलिस्ट बना के रखता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, तो ये ताइवान और चाइना के ऊपर जापान का अत्याचार कंटिन्यू चल रहा था। तो ये अत्याचार कब खत्म हुआ? ये अत्याचार तभी खत्म हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, क्योंकि ये जो टाइम जब से जापान सेकेंड साइनो जापान वॉर जब हुआ, उसी टाइम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ था एक्सिस पावर, एक तरफ था एलाइड पावर। एलाइड पावर के अंदर यूके थे, फ्रांस थे और यूएसए थे, और बाकी चाइना और भी बहुत सारे देश थे। और एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी थे, इटली थे और जापान थे। तो ये 2 ग्रुप के बीच में जंग हो रहा था, और उस जंग के अंदर जब एलाइड पावर की जीत हुई और एक्सिस पावर की हार हुई। और ये हार कब हुआ? जब जापान के ऊपर यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए और बहुत सारे जापानीज लोग मारे गए। उसके बाद जापान ने इस वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करते हुए सरेंडर कर दिया। और जापान ने जब सरेंडर किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाइना और ताइवान का जितना भी एरिया ताइवान तो पूरा जापान के कंट्रोल में था, और मेनलैंड चाइना का जितना भी एरिया जापान के कंट्रोल में था, ये सारे एरिया एलाइड फोर्स के पास आ गया, यानी एलाइड पावर के पास आ गया। और एलाइड पावर ने ये डिसीजन लिया, ये सारे एरिया को चाइना को वापस दिया जाएगा। तो यानी ताइवान और बाकी जो मेनलैंड चाइना के अंदर जो जापान की जो एरिया था, वो सारा मेनलैंड में सारा चाइना को मिल गया और चाइना के साथ वो एरिया जुड़ गया। तो 1945 में जापान सरेंडर करता है और एलाइड ने डिसाइड करता है ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना को वापस किया जाए। और ताइवान के लोग इसके बाद खुश थे, क्योंकि वो एक बड़ा देश मिल गया, एक गवर्नमेंट मिल गया, चाइना के साथ जुड़ भी गया। लेकिन उनको कुछ दिन बाद ही ये फील हुआ कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, वहाँ का जो गवर्नेंस है वो बहुत ही वीक है, और जो वहाँ पे जो गवर्निंग पार्टी है वो भी करप्ट है। तो 1947 आते आते क्या हुआ, चाइना के अंदर प्रोटेस्ट होना चालू हो गया, और उसको सप्रेस करने के लिए 1947 में फरवरी महीने में 28 तारीख को एक इंसिडेंट भी हुआ, जहाँ पे जितना भी प्रोटेस्टर थे उनको दबाया गया, और उसको हम 1947 का 228 इंसिडेंट कह के जानते हैं। ये इंसिडेंट चाइना की सोसाइटी के लिए एक बहुत ही गहरा उंड, यानी बहुत ही गहरा चोट देके गया चाइनीज सोसाइटी को। अब कहानी पहुंचा 1947 तक पहुंच गया कहानी। अब इसके साथ ही 1947 तक पहुंचा, लेकिन इसके 2 साल पहले से चाइना के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हुआ था। सिविल वॉर मतलब चाइना के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना के अंदर 2 गुट का फॉर्मेशन हो गया था, 2 ग्रुप फॉर्मेशन हुआ था। एक था कम्युनिस्ट का ग्रुप, एक था नेशनलिस्ट का ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप के बीच में चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, और एक तरीके का सिविल वॉर चालू हो गया। तो ये जो कम्युनिस्ट का जो ग्रुप था, ये ग्रुप लीड कौन कर रहे थे? माओ जेडंग। और जो नेशनलिस्ट का जो ग्रुप था, इसको लीड कौन कर रहे थे? कुओमिंतांग। तो लेकिन जब सिविल वॉर शुरू हुआ, उसके बाद कम्युनिस्ट जो पार्टी थे, इनके लोग नेशनलिस्ट लोगों के ऊपर भारी पड़ गया। और 1949 आते आते क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट थे वो नेशनलिस्ट को हरा देते हैं, और नेशनलिस्ट लोग अपनी जान बचा के, जो नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर जो भी
लीडर्स थे, जो मेंबर्स थे, और कुओमिंतांग, ये सारे लोग मिलके चाइना छोड़ के, मेनलैंड चाइना को छोड़ के ताइवान आ जाते हैं भाग के। लगभग मान लीजिए 1.2 बिलियन लोग मेनलैंड चाइना को छोड़ के जहाज लेके ताइवान भाग के आ गए थे कम्युनिस्ट के हाथों से बचने के लिए। तो यहाँ से ही जब ये जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग मेनलैंड चाइना छोड़ के जब ताइवान आ गया, इसके बाद ही टू चाइना का जो कॉन्सेप्ट है इसका जन्म हुआ। कैसे अब देखिए, ये जो सिविल वॉर चला ये 1945 से 1949 तक चला। 1949 आते आते जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे वो हार के ताइवान में आके शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे नेशनलिस्ट मेनलैंड चाइना को छोड़ के ताइवान आ गए थे, उसके बाद माओ जेडंग ने बीजिंग को चाइना की कैपिटल बनाया और बोला कि ये जो चाइना है, जो बड़ा चाइना आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, ये बड़ा वाला, उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा गया, यानी PRC बोला गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उसका कैपिटल घोषित किया गया बीजिंग को। ये माओ जेडंग ने किया और बोला कि यही असली चाइना है। और उस साइड ताइवान के अंदर क्या हुआ, कुओमिंतांग ने क्या किया, उनके पार्टी का एक लीडर था चियांग काई शेक, उन्होंने क्या किया, वो भी ताइवान भाग के आ गया था और उन्होंने अनाउंस किया कि असली जो चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो ये ताइवानी है और इसको बोला गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसकी कैपिटल जो आज के टाइम हम देखते हैं ताइपे। तो दुनिया भी कंफ्यूज हो गया कि अब चाइना किसको माने। एक गुट बोल रहा है कि ये जो छोटा सा टाकू है ये असली चाइना है, और एक गुट बोल रहा है कि ये जो बड़ा वाला देश है ये असली चाइना है। तो दुनिया भी कंफ्यूजन में चला गया। तो इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, चाइना के अंदर सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर भी खत्म हुआ, दो चाइना की थ्योरी सामने आ गया, और उसके बाद शुरू होता है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। ये कोल्ड वॉर के टाइम में एक तरफ था USA और दूसरी तरफ था USSR। तो कोल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हुआ कब, 1950 से कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो अब कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो चाइना को कैसे रिकॉग्निशन दिया जाए, कौन सी चाइना को रिकॉग्निशन दिया जाए, ये सारी चीज़ों को लेकर दुनिया के अंदर कन्फ्यूजन जन्म लेने लगा। तो उस टाइम क्या हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट किया। पहले अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट किया क्योंकि ताइवान के अंदर नेशनलिस्ट लोग थे, और कम्युनिस्ट जो सोच थे ये एक्चुअली USSR का सोच है, तो इसको USA पहले सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो सोच ही कम्युनिस्ट का सोच जो जहाँ से आया है वो है USSR। इसीलिए USA ने उसको मेनलैंड चाइना जो आज के टाइम में देखते हैं कम्युनिस्ट लेड चाइना, तो उसको सपोर्ट नहीं किया, ताइवान को सपोर्ट किया शुरू में, क्योंकि PRC चाइना जो था वो कम्युनिस्ट कैंप में था। तो 1971 आते आते यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना का जो सीट था वो ताइवान के पास थी क्योंकि USA ने सपोर्ट किया था। फिर USA 1971 आते आते क्या हुआ, फिर USA ने जो चाइना का मेनलैंड चाइना जो है उस टाइम मतलब कम्युनिस्ट चाइना जो है उसके साथ अपना संबंध को बढ़ाया, रीअप्रोचमेंट किया, और UN ने क्या किया, जो PRC चाइना जो है उसको लेजिट गवर्नमेंट का मान्यता दे दिया, यानी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मेनलैंड चाइना को शासन कर रहा था, जो खुद को असली चाइना बोल रहा था, उसी को मान्यता दे दिया UN ने, कि बोला कि यही असली चाइना है 1971 आते आते। और इसके साथ क्या हुआ, जो UN की सीट है वो भी चाइना को मिल गया, वो चाइना को मिल गया। और क्या हुआ, ताइवान जो था वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया। जो चीज़ उसको मिल रहा था USA की सपोर्ट से, वही सपोर्ट अचानक से USA ने उसके ऊपर से हटा के चाइना को, यानी कम्युनिस्ट लेड चाइना को दे दिया, और सारा जो पॉलिटिकल सपोर्ट, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो कम्युनिस्ट चाइना को मिल गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1980 आते आते क्या हुआ, ये 1971 की घटना हुआ UN के अंदर। फिर 1980 आते आते ताइवान के अंदर डेमोक्राइजेशन शुरू हुआ। तो चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी था, वहाँ पे वन पार्टी रूल चल रहा था, और ताइवान के अंदर गवर्नमेंट चल रहा था, लेकिन वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था, एक गवर्नमेंट चल रहा था। लेकिन 1980 आते आते ताइवान के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ। 1980s में ताइवान में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, इलेक्शन आए, और मीडिया भी लिबरेट हो गया ताइवान के अंदर, और ताइवान को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी मिला। इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चुन के आए, और वही सरकार ताइवान को रूल करने लगे। और इसके बाद ताइवान के अंदर एक अलग आइडेंटिटी बना कि ताइवान के अंदर जो लोग रहते हैं वो ताइवानीज है।
क्योंकि वो लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी सरकार को चुनते हैं और देश को चलाते हैं, वन पार्टी रूल नहीं करते हैं। तो ताइवान के अंदर जो लोग रहेंगे उसको आज से ताइवानीज बोला जाएगा, और जो मेनलैंड चाइना के अंदर, कम्युनिस्ट चाइना के अंदर लोग हैं वो चाइनीज लोग हैं। तो ये जो आइडेंटिटी का जो डिवीजन वो यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले ताइवान के अंदर जो लोग थे उनको भी चाइनीज बोला जाता था, और मेनलैंड कम्युनिस्ट चाइना के अंदर जो लोग हैं उनको भी चाइनीज बोला जाता था। लेकिन ये जब इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट चुन के आ गया, फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ताइवान के अंदर जो लोग रहेंगे उसको ताइवानीज बोला जाएगा। तो यहाँ से आइडेंटिटी का जो डबल आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है वो शुरू हो चुका था। अब आते हैं मॉडर्न टाइम में, जो आज के टाइम में जो रिलेशन है चाइना और ताइवान के बीच में, जो क्रॉस स्ट्रेट रिलेशन, यानी ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करके दो देश के बीच में रिलेशन क्या है। तो आज का जो ताइवान है ये एक दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर का, यानी जो माइक्रोचिप होता है, जो मोबाइल पे लगता है, आईपैड में लगता है, कंप्यूटर्स में लगते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स में लगते हैं, जो भी डिवाइस है बहुत सारे डिवाइस के अंदर लगते हैं। तो वो माइक्रोचिप बनाने का, यानी एक तरीके का सेमीकंडक्टर बनाने का सुपर पावर हब बन गया ताइवान। TSMC जैसे जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज है ये दुनिया का टेक्नोलॉजिकल हार्टबीट बन गया, और यानी टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान, मेडिकल साइंस के मामले में ताइवान बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो उसके दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया, चाइना ने टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट किया, अपना एजुकेशन सिस्टम का डेवलप किया। जो ताइवान कर रहा था वो चाइना भी कर रहा था, यानी खुद का बिजनेस ट्रेड का जो डेवलपमेंट उसको किया, सारे कुछ किया। लेकिन एक चीज़ मेनलैंड चाइना यानी कम्युनिस्ट चाइना वो बहुत अच्छी तरीके से किया, वो अपना मिलिटराइजेशन का जो प्रोग्राम है उसको बहुत बढ़िया तरीके से एडवांस किया, यानी एक पावरफुल मिलिट्री बनाया, पावरफुल मिलिट्री, पावरफुल आर्मी, पावरफुल नेवी बनाया। तो इसके चलते क्या हुआ, जो ताइवान स्टेट के दोनों तरफ दो देश एक दूसरे की धीरे धीरे करके दुश्मन बनने लगे। लेकिन ये दो देश के बीच में जो ट्रेड का जो कनेक्शन है वो तब भी था, आज भी है और कंटिन्यू चल रहा है। ट्रेड का कनेक्शन थोड़ा बहुत है। अब इसके बाद क्या हुआ, तो हमने बोल ही दिया कि चाइना अपनी मिलिट्री की एडवांसमेंट कर रहा था, और एडवांस करते करते चाइना का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया। कैसे, तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब तक के मॉडर्न फोर्स बन चुका है। आज के टाइम में दुनिया का मान लीजिए तीसरा पावरफुल फोर्स है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एम्फीबियस असल्ट कैपेबिलिटीज़ है, फिर साइबर वॉरफेयर के लिए अलग टीम है। और चाइना ओपनली बोलता है कि जब ये मिलिट्री चाइना ने बना लिया पावरफुल मिलिट्री, तो उसके बाद से चाइना ये ओपनली बोलने लगा कि ताइवान एक कोर इंटरेस्ट है चाइना की, और एक ना एक दिन जरूर आएगा जब चाइना और ताइवान की रीयूनिफिकेशन होगा, यानी चाइना और ताइवान एक देश बन जाएगा और ताइवान चाइना के साथ मर्ज हो जाएगा। ये उसके बाद से जो चाइना, कम्युनिस्ट चाइना है, वो लगातार ओपनली बोलता है। तो अब ये सारे कुछ देख के ताइवान भी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि उसको भी अपनी बचाव करनी है। जब चाइना उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसको कब्जाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी तो होना चाहिए उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ताइवान भी अपना मिलिट्री को एडवांस थोड़ा बहुत किया, और ड्रोन्स लिए, एंटीशिप मिसाइल लिए, हार्ड टू डिटेक्ट मोबाइल लॉन्चर्स भी लिए, पोर्कुपाइन स्ट्रेटजी भी अचीव किया। ये सारे चीज़ ये ताइवान की मिलिट्री ने अपने लिए किया। और ताइवान का टारगेट सिंपल है कि चाइना का जो इन्वेशन है उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट को इनटॉलरेबली हाई कर दो, कि चाइना अपने लॉस को देखते हुए अटैक ना करे। क्योंकि चाइना को इसी बात से डराओ, क्योंकि चाइना का आर्मी बहुत बड़ा है। चाइना का आर्मी ताइवान को अटैक करेगा तो ताइवान टिक नहीं पाएगा। लेकिन ताइवान ऐसा हालत चाइना की बना सकता है कि आने वाले टाइम में चाइना की जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर हो सकता है। इसी डर दिखा के ताइवान चाइना को रोक के रखना चाहता है। तो अब इसके बाद जो सबसे दिक्कत वाली बात है वो है यूएस की जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है, क्योंकि यूएसए शुरू से ही हिपोक्रेट है। क्योंकि उसका हिपोक्रेसी आज के टाइम में भी हम लोग देख ही रहे हैं कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक हो गया। तो यूएसए एक हिपोक्रेसी को फॉलो करते हुए रहता है। हमेशा जो सोचता है वो बोलता नहीं है, और जो करता है वो गलत करता है। तो अमेरिका का स्टांस बहुत ही आइकॉनिक है, वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखता है हमेशा। ये क्योंकि क्लियरली नहीं बोलता वो चाहता क्या है।
वो बोलता है, अमेरिका बोलता है कि ताइवान को डिफेंड भी करेंगे हम लोग, और चाइना को ताइवान के ऊपर अटैक भी नहीं करने देंगे। इधर ताइवान को रिकॉग्निशन भी नहीं देता है, ताइवान को यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने से भी रोका कि ताइवान खुद को अपने एक अलग देश ही अनाउंस कर दे, ये भी नहीं, यूएसए ये नहीं करने दे रहा है। ऊपर से बोल रहा है कि हम ताइवान की सिक्योरिटी भी देंगे और चाइना के साथ ट्रेड भी कर रहा है। तो यूएसए का स्ट्रेटजी का कोई क्लियर वर्जन नहीं है, ये और भी दिक्कत पैदा कर देता है इसीलिए। उसके बाद जापान का भी एक क्रिटिकल रोल है। जापान ओपनली कह चुका है कि ताइवान की जो सिक्योरिटी है, अगर ताइवान की सिक्योरिटी लैप्स मतलब जापान की सिक्योरिटी लैप्स, क्योंकि ताइवान के फॉल के मतलब ईस्ट चाइना सी, ओकिनावा और जापान की सी लेंस जो है वो डायरेक्टली चाइना की कंट्रोल में आ जाएगा, जो जापान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसके बाद हमारे इंडिया के बारे में भी बात करते हैं। इंडिया का भी जो स्टैंड है वो बहुत ही कैलकुलेटेड है, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है वो बोलता है इंडिया वन चाइना पॉलिसी को फॉर्मली एक्नॉलेज नहीं करता, पर ओपनली चैलेंज भी नहीं करता। तो यहाँ पे इंडिया भी डिप्लोमेटिक तरीके से अपना आंसर देता है, और इंडिया ताइवान के साथ टेक में, टेक्नोलॉजी में, चिप, सेमीकंडक्टर चिप में, एजुकेशन में और ट्रेड में एक्सपेंड कर रहा है, अपना रिलेशन ठीक ठाक चल रहा है। और चाइना के साथ भी हम लोगों का बॉर्डर का टेंशन भी है, और बिजनेस भी करते हैं हम लोग चाइना के साथ, और ताइवान को एक स्ट्रेटेजिक हेज के रूप में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ देखते हुए इंडिया का जो पोजीशन है चाइना और ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है। तो अब ये सारे कुछ देखते हुए फ्यूचर में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी हमारे सामने आते हैं। देखिए फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। फ्यूचर में 3 चीज़ हो सकता है। देखिए, पीसफुल स्टेटस को, यानी 2 देश जैसे आज रह रहा है पीसफुली, एक दूसरे के साथ रहे, बिजनेस करें, दोनों ग्रोथ करें, डेवलपमेंट हो हर जगह का, तो ये हो सकता है। एक और ऑप्शन है, वो क्या है, चाइना अटैक करके ताइवान को फोर्सफुली अपने अंदर ले ले, रीयूनिफिकेशन कर ले, ये भी हो सकता है। और एक हो सकता है नेगोशिएटेड ऑटोनॉमी, मतलब जैसे कि हांगकांग है, चाइना का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी हांगकांग के पास है, तो ऐसे ही ताइवान भी चाइना का पार्ट बन सकता है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी होगा, जो कि थियोरेटिकली पॉसिबल लगता है। लेकिन देखिए आज के हालत जो है, ये सारे हालत को देखते हुए ये नहीं लगता कि ये स्टेटस को मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि चाइना कभी ना कभी ताइवान के ऊपर अटैक करेगा ही। तो एक्सीडेंटल वॉर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। मिसकैलकुलेशन, नेवल क्लैश, ये सारे एयर स्पेस के इंसिडेंट, ये कुछ भी एक छोटा सा इंसिडेंट भी एक्सीडेंटल वॉर को शुरू कर सकता है, यानी चाइना और ताइवान के बीच में वॉर को शुरू कर सकता है। तो ये लगभग मान लीजिए इतिहास से शुरू करके, प्री हिस्ट्री एरा से शुरू करके, लगभग हम चाइना और ताइवान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आज के टाइम में चल रहा है, इसका जो डिटेल्स है ये लगभग समझ लिए। कैसे प्री हिस्ट्री में कैसे हालत था, इंडिजिनस लोग थे, फिर उसके बाद वुहान डायनेस्टी, फिर मिंग डायनेस्टी, फिर कॉलोनाइजेशन एरा, फिर जिंग डायनेस्टी, फिर जापान का कॉलोनी, फिर वर्ल्ड वॉर 2 का एंड, फिर सिविल वॉर, और उसके बाद फिर आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ हुआ, फिर ये जो जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो है, तो ये सारे चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। तो अब कंक्लूजन में ताइवान स्टेट दुनिया का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट तो है, क्योंकि ये सिर्फ टेरिटरी का हिस्सा नहीं, ये किसी की टेरिटरी का हिस्सा नहीं, ये एक अपने आइडेंटिटी का हिस्सा है। क्योंकि ताइवान बोलता है कि हम ताइवानीज हैं, चाइना बोलता है नहीं तुम चाइनीज़ हो। तो ये एक आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी मतलब चाइना के अंदर 1 पार्टी रूल चलता है और ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी चलता है। तो जो देश एक बार डेमोक्रेसी को हासिल कर लिया, वो 1 पार्टी रूल के अंदर जाना नहीं चाहेगा। तो ये एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ों को देखते हुए, और पावर पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पावर की इन्वॉल्वमेंट, ये सारे कुछ देखते हुए चाइना और ताइवान की कहानी प्री हिस्ट्री से शुरू हुआ है, पर इसका फ्यूचर अभी लिखा जा रहा है। मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस ये है कि चाइना अटैक करके ताइवान को कब्जा ही ले। एक छोटा सा आइलैंड पर ग्लोबल फ्यूचर का डायरेक्शन यही से डिसाइड हो सकता है। यानी इसी युद्ध के साथ, अगर मान लीजिए चाइना
ताइवान के ऊपर अटैक कर भी दे, उसके बाद जो वार छिड़ेगा उसमें यूएसए इन्वॉल्व हो सकता है। अगर यूएसए इन्वॉल्व हो गया, शायद रशिया उसके बाद इन्वॉल्व होगा, फिर इंडिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि न्यूट्रल रहना। तो ये जो ताइवान का जो इशू है, चाइना और ताइवान की जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक बार छिड़ गया ना, उसके बाद जंग कहाँ पे जाके रुकेगी, उसका आफ्टर मैथ क्या होगा, कितने लोगों की मौत होगी, कितने इकोनॉमी डैमेज होगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो आने वाले समय में चाइना और ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही खतरनाक ग्लोबल इशू है। इसको अगर पीसफुल तरीके से हम लोग हैंडल कर पाए तो ठीक है, वरना बड़ी मुसीबत के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों की हमारी कोशिश, हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा कि ताकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।